कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपने पाठ्यक्रम में 9 अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। यह पूरा अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हम पूरे अध्याय का एक रिकैप लेंगे, रिवीजन करेंगे क्या क्या चीज़ें अभी तक इस अध्याय में हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारी थी, हमारा पहला टॉपिक था विभिन्नताओं का संचय। विभिन्नताओं का संचय क्या होता है कि जब भी कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है किसी जीव में प्रकृति के कारण या उसके जीन में परिवर्तन के कारण, तो उसमें कुछ उसकी संतानों में कुछ परिवर्तन आ जाता है और यह परिवर्तन जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए बाद में एक बड़े परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। तो वह जो परिवर्तन किसी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था छोटा सा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होता जाता है और अपमार्जित होता जाता है, परिमार्जित होता जाता है। तो यह जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होना या संचय होना ही विभिन्नताओं का संचय कहलाता है। दूसरा टॉपिक था हमारा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होती है? पैतृक लक्षणों का उसकी संतानों में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। पैतृक लक्षणों का, पैतृक गुणों का उसकी संतानों में पहुंचने का गुण आनुवांशिकता कहलाता है। अगला पॉइंट, वंशागत लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। लक्षणों की वंशागत के कुछ नियम दिए गए हैं, उनके लिए कुछ शब्दावलियाँ निर्धारित की गई हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। पहले उन शब्दावलियों के बारे में जान लें। एलील क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं जो कि किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। वह जोड़े में पाए जाते हैं। वह जोड़े हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इन जोड़ों को एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। तो एक गुण, जैसे लंबाई का गुण हम ले लेते हैं, तो लंबाई में दो तरह की लंबाई, एक छोटी कम लंबाई हो सकती है जिसे बौना कहा जाता है, एक अधिक लंबाई होती है जिसे लंबा कहा जाता है। तो लंबाई के गुण के दो एलील हैं, एक बौनापन, एक लंबापन। तो किसी भी गुण के हमेशा जोड़े होते हैं, दो तरह के गुण पाए जाते हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं। प्रत्येक गुण एक दूसरे का एलील कहलाता है। उसके बाद एक गुण संकरण और द्विगुण संकरण। जब किसी एक गुण को लेकर के, एक लक्षण को लेकर के, जैसे लंबाई के लक्षण को ले लेते हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं, कैसे संकरण हो रहा है, पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है, तीसरी पीढ़ी में कैसे आगे बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे जब हम अध्ययन करते हैं तो एक ही लक्षण को लेकर के, तो वह एक गुण संकरण कहलाता है। लेकिन अगर एक ही साथ दो लक्षण हम ऑब्जर्वेशन में लें, अपने लंबाई का भी ले लें और फूलों का रंग भी ले लें, फूलों का रंग ले लें, फली का आकार ले लें, 7 गुण जो बताए थे उनमें से कोई भी दो गुण हम चयन कर लें जिनका हम अध्ययन करें कि वह आपस में, जब दो गुणों के साथ हम संकरण देखते हैं तो इन गुणों का कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, क्या किस नियम का यह अनुपालन करते हैं, क्या इनमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है। जब किन्हीं दो लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो वह संकरण द्विगुण संकरण कहलाता है। और अगर एक गुण को ध्यान में रखते हुए किसी एक लक्षण को लेकर के हम संकरण की प्रक्रिया को का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एक गुण संकरण कहलाता है। बाकी चीज़ है कि प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी और क्या होते हैं अप्रभावी लक्षण। किसी भी जीव में किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो तरह के जीन पाए जाते हैं। जैसे लंबाई की हम बात कर रहे थे, एक जीन प्रदर्शित करता है लंबेपन को, दूसरा जीन प्रदर्शित करता है बौनेपन को। दोनों किस पे आधारित हैं? लंबाई को लेकर के हैं। काला गोरा यह रंग को लेकर के है, सफ़ेद
लाल फूलों का रंग लेकर के है। तो यह जो जोड़े हैं, इनमें से किसी भी गुण के जोड़े हैं, इनमें से एक लक्षण प्रभावी होता है। जैसे लंबाई का है और लंबाई का गुण बौनापन और लंबापन, तो इसमें लंबापन जो है वह प्रभावी गुण होता है। सफ़ेद फूल, हरा फूल, सफ़ेद फूल और लाल फूल में लाल फूल प्रभावी गुण, वो हमने सूची पूरी बताई है कि कौन सा गुण प्रभावी होता है, कौन सा अप्रभावी होता है। तो जो गुण हमें जब दो शुद्ध जनकों का संकरण कराया जाए, दो शुद्ध पौधों को हम चुनते हैं और उनके बीच संकरण की क्रिया करवाते हैं। संकरण की क्रिया करवाने के बाद तो जो पहली पीढ़ी उत्पन्न होती है उस पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी नाम देते हैं। उस F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं, बाहर से देखने पर सारे पौधे, जैसे एक लाल पौधा, लाल फूल वाला मटर का पौधा हो गया, दूसरा सफ़ेद फूल वाला मटर का पौधा हो गया, दोनों के बीच परागण हुआ, तो जो बीज बनेगा उससे जो पौधा उत्पन्न होगा वह F1 पीढ़ी का पौधा कहलाएगा। और F1 पीढ़ी में जो गुण प्रदर्शित होंगे वह सारे गुण प्रभावी गुण ही प्रदर्शित होंगे, अप्रभावी गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कोई भी F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले गुणों को प्रभावी गुण कहते हैं। और जब दो विपरीत लक्षणों वाले, इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले गुण को प्रभावी गुण कहते हैं तथा या प्रभावी लक्षण कहते हैं। और वह लक्षण जो प्रदर्शित नहीं होता लेकिन जीन में उपस्थित रहता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आगे है फिनोटाइप तथा जीनोटाइप। अभी हमने बताया प्रभावी और अप्रभावी। तो किसी भी जीव के लक्षण हम दो तरह से देखते हैं। एक, उसकी बाह्य संरचना को हम का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं कि कैसी उसकी बनावट है। और दूसरा होता है उसकी जीन की संरचना, वह किस तरह होती है। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है जीनोटाइप। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था मटर के लाल फूल और सफ़ेद फूल का। जब दोनों के शुद्ध पौधों के बीच संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में लाल फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। बाहर से फिनोटाइप हम जब देखते हैं तो टोटली हमको सिर्फ लाल फूल वाले पौधे दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम जीन का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वह संकर पौधे होते हैं, उसमें बौनेपन का भी जीन उपस्थित होता है। तो जीन के स्तर का अध्ययन करना जीनोटाइप कहलाता है, बाह्य ऑब्जर्वेशन करना फिनोटाइप कहलाता है। उसके बाद समयुग्मी तथा विषमयुग्मी। कोई भी ऐसा पौधा जिसमें किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो जीन होते हैं, अगर वह समान है, जैसे दो जीन हैं दोनों लंबेपन को प्रदर्शित कर रहे हैं, या दो जीन हैं दोनों बौनेपन को प्रदर्शित कर, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो दोनों जीन होते हैं, जोड़े होते हैं, अगर वह एक जैसे हैं तो उसे हम समयुग्मी कहते हैं, समयुग्मी। लेकिन दो जीन जोड़ा जो है उसमें जोड़े में एक लंबेपन को प्रदर्शित करने वाला है, दूसरा बौनेपन को प्रदर्शित करने वाला है, तो इन्हें हम विषमयुग्मी कहते हैं। तो यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यह शब्दावलियाँ जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं, बहुत ही ज़रूरी है आगे के क्लास के लिए भी, इसलिए इनको ज़रूर ध्यान से समझें। उसके बाद हमने पढ़ा मेंडल के नियम। मेंडल ने जेनेटिक्स से संबंधित कुछ नियम दिए थे कि कैसे आनुवांशिकता आगे बढ़ती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है। उन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र विभजन का नियम। ध्यान देंगे कि कैसे प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, दोनों दो शुद्ध जनकों के बीच जब संकरण करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षणों वाले पौधे ही उत्पन्न होते हैं। यह है मेंडल का पहला प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम। जब दो संकर पौधों को, संकर F1 पीढ़ी के पौधों को
जब F1 पीढ़ी के पौधों में पुनः आपस में संकरण कराया जाता है तो जो अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है, मतलब F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में जो भी पौधे उत्पन्न होंगे उसमें प्रभावी लक्षण वाले पौधे भी होंगे और अप्रभावी लक्षण वाले पौधे भी 3:1 के अनुपात में हमें हमेशा प्राप्त होंगे। कहने का मतलब जो जीन F1 पीढ़ी में छिपा हुआ था अप्रभावी जीन, वह F2 पीढ़ी में पृथक हो जाता है। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम है। तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। जब हम द्विगुण संकरण करवाते हैं दो लक्षणों को लेकर के, तो दोनों लक्षण जब F2 पीढ़ी आती है तो F2 पीढ़ी में इन दोनों लक्षणों का स्वतंत्र अभ्यूहन होता है। और भी किस अनुपात में? 9:3:3:1 के अनुपात में। नहीं आपको समझ में आया स्वतंत्र अभ्यूहन तो आप कमेंट करके हमको बताएं, फिर से हम आपको समझाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण खासकर हम मानव में कैसे होता है? कुल 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, नर में भी और मादा में भी, दोनों में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 जोड़ी नहीं, 46 गुणसूत्र, सॉरी 23 जोड़ी गुणसूत्र, कुल संख्या हो जाती है 46। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो पाए जाते हैं उनमें से 22 जोड़ी में जो जोड़े होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र में जोड़े के दोनों गुणसूत्र बिल्कुल एक समान होते हैं। 22 जोड़ियों में जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक ही जैसे हूबहू होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो 22 दूना 44। इन 44 गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। इसलिए इन्हें हम 44A से प्रदर्शित करते हैं। यह 44 होते हैं ऑटोसोम, मतलब 22 जोड़ी। बचा एक जोड़ी। एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह होता है सेक्स क्रोमोसोम, लैंगिक क्रोमोसोम, और यह नर और मादा में भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। नर में 44A है, 44 ऑटोसोम होते हैं, लेकिन दो जो 45वां और 46वां गुणसूत्र होता है, 45वां 46वां वह X और Y होता है। चाहे 45वां X हो चाहे 46वां X हो, लेकिन वो जो एक जोड़ी होती है 23वीं जोड़ी, उसमें एक X होता है दूसरा Y होता है नर में। वहीं जब मादा की बात करते हैं तो उनमें 44 ऑटोसोम तो होते ही हैं, वो तो हूबहू एक दूसरे की कॉपी होते हैं, 22 जोड़ी 44 गुणसूत्र। लेकिन जो 45 से 46 होते हैं वह भी उनमें ऑटोसोम ही होते हैं, ऑटोसोम की ही तरह कॉपी होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब कि यह समयुग्मी होती हैं मादाएं और नर जो हैं वह विषमयुग्मी होते हैं। इसी पे निर्भर होता है इनका लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से नर के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। जब मादा के हमेशा मादा से X गुणसूत्र ही आता है, चाहे जब होगा, क्योंकि दोनों X होते हैं उसके पास। लेकिन नर से डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र इस X से जाके मिलेगा। अगर Y मिल गया तो बन जाता है XY और यह बन जाता है नर। लेकिन अगर यह मिल गया X से तो बन जाता है XX फिर, और यह बन जाता है मादा संतान। तो कौन सा गुणसूत्र नर से आ रहा है वह निर्भर करता है कि उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी। तो यह लिंग निर्धारण होता है मानव में। और इसके बाद विकास की बात करते हैं। विकास कैसे होता है? विकास की प्रक्रिया जो है वह जातियों की उत्पत्ति का प्रक्रम जो होता है उसे ही हम विकास कहते हैं। पहले जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें कुछ प्रकृति के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वह विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होती रहती हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होने के बाद वह एक बृहद
परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे नई और जटिल जातियों की उत्पत्ति होती है। तो विकास सरल जातियों से जटिल जातियों की उत्पत्ति का प्रक्रम है, जो कि बेहद धीमा और बहुत ही सतत होता है। लिंग सहलग्न रोग, हमने बताया भी लिंग निर्धारण में कि 23वीं जोड़ी लैंगिक गुणसूत्रों की होती है, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। इन क्रोमोजोम्स के साथ कुछ ऐसे रोग हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं, वह इन्हीं के साथ कैरी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। यह जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, सीबी जिसे कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, और दूसरी बीमारी है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो हम सुनते हैं कि आनुवांशिक रोग होते हैं, वह लिंग सहलग्न रोग ही आनुवांशिक रोग होते हैं। तो लैंगिक गुणसूत्रों के साथ प्रवाहित होने वाले रोगों के जीनों को लिंग सहलग्न रोग कहा जाता है। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है विशेष रूप से, वह उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी जीव को प्राप्त होते रहते हैं, ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जाति का उद्भव, जाति कैसे उद्भव होती है इसके बारे में बात की गई कि थोड़ा सा परिवर्तन होता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होता रहता है। यह कई तरीके से जाति का उद्भव हो सकता है। जाति उसे कहते हैं जो जब ऐसे दो जीव जो कि आपस में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करें, उन्हें हम एक जाति का मानते हैं। लेकिन अगर वह एक दूसरे से इतना भिन्न हो जाए परिवर्तन करते करते, जैसे उनमें कोई भौगोलिक पृथक्करण हो जाए, आपस में दूरी हो जाए, और फिर पर्यावरण में परिवर्तन के कारण उनके जीन में परिवर्तन आ जाए, तो वह दोनों जातियां अगर बाद में मिलती भी हैं, वह दोनों बिछड़ी हुए समूह अगर आपस में मिलते भी हैं, तब भी वह नई संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। उनमें इतना जीनिक परिवर्तन आ जाता है, तो एक हम कहेंगे कि वह दोनों अलग अलग नई जातियाँ बन गई हैं। जब दो समूह, कोई भी दो जीव अगर आपस में प्रजनन करके नई संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम भिन्न भिन्न जातियाँ मान लेते हैं। यह जातियों का उद्भव कई प्रकार से हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, उसको आप एक बार फिर पढ़ लेंगे। विकास एवं वर्गीकरण, हमारा टॉपिक था विकास एवं वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण संबंधित है विकास से? हमेशा दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं एक दूसरे के। वर्गीकरण विकास पर आधारित होता है और विकास वर्गीकरण पर। हम जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं उनके मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर ही करते हैं। जैसे 4 पैर वाले जीवों का एक समूह बनाते हैं जिसे हम टेट्रापोड कहते हैं। तो यह जिनमें ऐसे सभी जीवों को हम चौपाया या चतुष्पाद कहा जाता है। तो उनमें जो बाह्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। और जब हम विकास के क्रम को देखते हैं, तो विकास के क्रम में भी वह जो चौपाया समूह है उसमें बाद में भी और विभाजन किया जाता है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, यह जो सारा वर्गीकरण किया जाता है, यह वर्गीकरण भी हम कहीं देखते हैं कि कहीं न कहीं उनकी जो शारीरिक संरचना है उसकी जटिलताओं के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। सरल संरचना वाले जीव वर्गीकरण में पहले रखे जाते हैं, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल। तो जो विकास का क्रम है वह भी तो इसी तरह होता है कि पहले सबसे सरल जीव बनता है, फिर उससे थोड़ा जटिल परिवर्तन होता है, जटिल जीव। विकास भी जटिल, सरल से जटिल की तरफ जो है ले जाता है। सरल जीव से जटिल जीव की उत्पत्ति को ही हम विकास कहते हैं। वर्गीकरण में भी हम करते हैं कि सरल जीव को पहले रखते हैं, फिर जटिल जीव को बाद में रखते हैं। तो वर्गीकरण और विकास हमेशा एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं। विकासीय संबंध क्या होते हैं? इसके कैसे विकास होता है, इसके लिए हम कुछ प्रमाण चाहते हैं। तो प्रमाण क्या होते हैं? इसके लिए वैज्ञानिक 3 तरह के प्रमाणों का उपयोग करते हैं, 3 तरह के साक्ष्यों का उपयोग करते हैं, 3-4 तरह के। पहला, तुलनात्मक शारीरिकी से प्रमाण।
यह देखते हैं कि समजात अंग और समरूप अंग क्या होते हैं। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी जाति एक जैसी हो, मतलब एक ही उत्पत्ति वाले हों, आंतरिक संरचना एक जैसी हो अंगों की, तो उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारे हाथ और जानवरों के अगले पैर, पक्षियों के अगले पंख, अगले पैर में लगे हुए पंख, यह आंतरिक रूप से इनमें जो संरचना पाई जाती है वह लगभग समान होती है, लेकिन काम भिन्न भिन्न करते हैं। ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं हम देखें कीटों के पंख और पक्षियों के पंख, काम तो दोनों को उड़ने करते हैं, लेकिन उत्पत्ति दोनों की अलग अलग होती है, अलग अलग जातियों से होते हैं। वो चमड़े का विस्तार होता है उनकी बाह्य त्वचा का, और यहाँ पे जो अग्रपाद होता है वो पंखों में परिवर्तित होता है, उस पर पर निकल आते हैं। तो काम तो एक जैसा कर रहे हैं उड़ने का, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है, तो इन्हें एक रूप का अंग मतलब समरूप अंग कहा जाता है। रूप एक जैसा है लेकिन जाति एक जैसी नहीं होती है, तो उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। बहुत से अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे हमारे बाहरी कान हो गए। अब हमारे पास इनका कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास हैं, तो यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों में थे, इसलिए हमारे पास रह गए हैं। हमारे शरीर पर बाल, पहले इसकी आवश्यकता थी, जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों का भोजन करते थे। उस समय हमारे पास आवास नहीं था, तो शरीर की सुरक्षा के लिए, वातावरण से लड़ने के लिए हमें शरीर पर बालों की आवश्यकता थी, मतलब हमारे पूर्वजों को आवश्यकता थी। तो हमारे पूर्वजों को बालों की आवश्यकता थी, उनके शरीर पर बाल थे। लेकिन जब विकास हुआ, विकास के क्रम में मनुष्य की, मानव जाति की, होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई, तो वह अपने शरीर को ढकने के लिए बालों के अलावा तमाम तरह के कपड़ों और छालों का उपयोग करने लगा। तो बालों की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज वह अवशेषी अंग के रूप में भी हमारे शरीर पर बने हुए हैं। यह प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके शरीर पर बाल हुआ करते थे। तो अवशेषी अंगों से भी यह प्रमाण मिलता है कि हमारा विकास किस तरह के जीवों से हुआ है। भ्रूणकी से प्रमाण। भ्रूण विज्ञान ऐसा विज्ञान है, यह माना जाता है कि प्रत्येक जीव वह अपने सभी पूर्वजों की पीढ़ियां जो हैं उनके शारीरिक संरचना को अपने भ्रूणीय विकास के दौरान दोहराता है। वह सभी आकार ग्रहण करता है जिस जिस आकार के उसके पूर्वज रहे हैं भ्रूणीय विकास के दौरान। तो भ्रूणकी से जो प्रमाण मिलता है वह भी एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण माना जाता है। जीवाश्म होते हैं जीवित जीव जो कि ज़मीन के भीतर दब गए हैं, आज हम उनकी खुदाई करते हैं, तो वह तो मर चुके हैं, लेकिन उनकी छाप या वह सीधे सीधे उनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। उसके द्वारा भी हम विकास के प्रमाण को देख पाते हैं कि किस तरह विकास हुआ है। और जो मानव का विकास है वह पूर्ण रूप से इन्हीं जीवाश्मों के अध्ययन पर ही आधारित है। विकास के चरण, कैसे विकास होता है। विकास एक सतत होने वाली और समय बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। धीरे धीरे पहले छोटा परिवर्तन होता है, वह धीरे धीरे उसका प्राकृतिक और आनुवंशिक रूप से चयन होता है, और चयन होने के बाद जब आनुवंशिक रूप से चयन होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने लगता है वह परिवर्तन, और हजारों लाखों वर्षों बाद वह एक बड़े परिवर्तन के रूप में, हमें बृहद परिवर्तन के रूप में दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन एक नई जाति की उत्पत्ति का कारण बनता है, और विकास के जो चरण हैं वह होते हैं। विकास के सिद्धांत कुछ दिए गए हैं। एक लैमार्कवाद है, दूसरा डार्विनवाद है। लैमार्क कहता है कि वातावरण के साथ परिवर्तन के साथ जीव अनुक्रिया करता है और अपने अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग करने लगता है। ज़्यादा प्रयोग करता है तो वह अंग ज़्यादा विकसित हो जाता है, कम उपयोग करता है तो वह अंग कम विकसित रह जाता है या धीरे धीरे विलुप्त अवशेषी हो जाता है। इसी आधार पर नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो पर्यावरण के प्रभाव से वंशागत आनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन आ जाता है और जिससे नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, यह कहते हैं लैमार्क। लेकिन डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह कहा कि ऐसा नहीं होता है। डार्विन के अनुसार यह कहते हैं कि हर जीव जनसंख्या वृद्धि करने का, हर जीव में जनसंख्या वृद्धि करने का मौलिक गुण पाया जाता है। वह मौलिक गुण जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तो संघर्ष का कारण बन जाता है, और जब संघर्ष होता है तो जो सबसे शक्तिशाली होता है, जो सक्षम होता है, वह इस प्रकृति में रह पाता है और प्रकृति उसका वर्ण करती है, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं।
योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जो योग्य होता है वह बाद में जीवित रह जाता है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा। यह डार्विनवाद कहलाता है। तो यह दो सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मानव का विकास यह पहले जो हम पढ़ते थे तो वहाँ इस समय यह कहा जाता था कि निग्रो है, कोई अफ्रीकी है, कोई मंगोलायड है, काकेशस है। यह पहले अलग अलग जातियाँ मानी जाती थी मनुष्यों की, लेकिन बाद में यह देखा गया कि यह सभी जातियां आपस में प्रजनन करके नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो जाति की परिभाषा ही नहीं फॉलो करते हैं, तो अलग अलग जातियां कैसे हुई? तो फिर बाद में यह कहा गया कि यह सभी मानव एक ही जाति समूह के सदस्य होते हैं, अलग अलग जातियां नहीं हैं, भले ही वह भिन्न भिन्न रंग और रूप के दिखाई देते हैं, लेकिन हैं एक ही जाति समूह के। सबसे पहले जो मानव विकास की शुरुआत हुई उसका मूल अफ्रीका में है, आनुवांशिक मूल वहीं से शुरुआत हुई। फिर वहाँ से पश्चिम एशिया गए, पश्चिम एशिया से मध्य एशिया से इंडोनेशिया, यूरेशिया, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक भी यह पहुँचे। और इस यात्रा के दौरान मानव के यह झुंड आपस में मिलते भी थे, बिछड़ते थे। ऐसा साक्ष्य हमें इनके जीवाश्मों के अध्ययन करने से प्राप्त होता है। मानव के विकास का जो अध्ययन है वह हमें उसके जीवाश्मों के अध्ययन से ही हमें ज्ञात होता है। तो यह था आज की क्लास और आज का लेक्चर। इसमें काफ़ी बेहतर चीज़ें आपको हमने बताई। फिर भी कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो बेहिचक आप कमेंट करके, फ़ोन करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।